गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात 98 की वर्कबुक के प्रश्नोत्तर की चर्चा की थी। कल मैंने आप लोगों को परिचय और चरित्र चित्रण के विषय में उनके बीच में क्या अंतर होता है और दोनों को किस तरह से लिखा जाता है ये मैंने आप लोगों को समझाया था। एक बात जो मैं आपसे मेंशन करना भूल गई थी वह यह है कि परिचय तो ठीक है, लेकिन जब हम चरित्र चित्रण करते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऊपर 1 या 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है और उसके बाद ही हम जो भी पात्र का चरित्र चित्रण कर रहे हैं उसके विषय में सब हेडिंग्स डालकर लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो आप लोग रसीला का चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो रसीला के चरित्र चित्रण में आप लोग ऊपर क्या लिखेंगे कि बात 98 पाठ का प्रमुख पात्र है या मुख्य पात्र है ना। रसीला मुख्य पात्र है क्योंकि पूरी कहानी रसीला और जगत सिंह के ऊपर घूमती है, तो हम ये लिखेंगे कि ये रसीला बात 98 पाठ का मुख्य पात्र है। वह जगत सिंह का नौकर था, उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस तरह से करने के बाद ही आप उसके जो भी चरित्र की विशेषताएं हैं उनको पॉइंट्स डाल डाल के आप लिखेंगे। मान लो आप जगत सिंह का कर रहे हैं, जगत सिंह का भी जगत सिंह पेशे से इंजीनियर थे, वे इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, उसके बारे में क्योंकि वे भी मुख्य पात्र हैं। और फिर उनकी विशेषताएं क्या है वे लिखेंगे। रमजान को हम मुख्य पात्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वह एक महत्वपूर्ण पात्र है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि रमजान बात 98 पाठ का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह शेख सलीमुद्दीन का नौकर था और उसकी चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। यदि हम शेख सलीमुद्दीन का लिखते हैं, शेख सलीमुद्दीन के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया है पाठ में, इसलिए हम उसको मुख्य पात्र या महत्वपूर्ण पात्र नहीं लिख सकते हैं। हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि शेख सलीमुद्दीन जो है वो इस कहानी का एक पात्र है। हमने उसका पेशा लिख दिया, उसके बाद हमने क्या उसकी विशेषता है निम्नलिखित विशेषता है करके हम उसकी विशेषताओं के विषय में लिखेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमेशा चरित्र चित्रण करते समय इस तरह का इंट्रोडक्शन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे और आपने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। 4 अवतरण हमने कल देख ही लिए थे। 5वां अवतरण है रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए, उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से आया है। अब रंग उड़ना से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो रंग उड़ना का क्या तात्पर्य है? रंग उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना, सक पका जाना। पहले हम यही लिख लेंगे कि रसीला, जैसे कि उसका अर्थ लिखा हमने रंग उड़ना का, फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा घटनाक्रम लिखेंगे और क्यों उड़ गया हम उसका कारण लिखेंगे। रसीला ने कौन सी गलती की थी तथा क्यों? आप सब जानते हैं कि कौन सी गलती की थी, और उस गलती को करने के पीछे मैंने एक आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था कि कौन सी परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियों ने उसे 98 चोर बना दिया। वो चीज़ यहाँ पर आएगी कि उसकी परिस्थितियां क्या थी जिसके कारण जो है उसे चोरी करनी पड़ी। रसीला द्वारा अपनी बात कहे जाने पर जगत सिंह ने रसीला के साथ कैसा व्यवहार किया। पहली लाइन आ जाएगी कि उसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया। फिर हम उस चीज़ को पूरा कि कैसे उसने, शॉर्ट में 4-5 लाइन में लिखेंगे कैसे उसने चोरी की और कैसे उसने उसके साथ क्या व्यवहार किया। प्रस्तुत कहानी के आधार पर बाबू जगत सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इसके आप पॉइंट्स क्या होंगे? पहले तो मैंने बता दिया कि वह प्रमुख पात्र है, वह जो है पेशे से इंजीनियर है। उसके बाद हम उसके पॉइंट्स लिखना, इसकी चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे कि पहला पॉइंट जैसे हो जाएगा कि वह कठोर हृदय का है, हमने लिख दिया कठोर हृदय। उसके बाद उसके बारे में एलाबरेट करेंगे कि कठोर हृदय का है तो क्यों कठोर हृदय का है, किस बात से आपको पता चलता है वो आप बताएंगे। उसके बाद वह निर्दयी है, कैसे निर्दयी है, कंजूस है, कैसे पता चल रहा है कि वह कंजूस है, रिश्वतखोर है, भ्रष्ट है। तो आप वो सारी घटनाएं 2-2 लाइन में आप लिख देंगे। 4 पॉइंट्स भी आपने अगर 3 पॉइंट्स भी लिख दिए तो आपकी 6 लाइन बन जाएंगी। बहुत ज़्यादा लंबा आंसर 10-12 लाइन का लिखना नहीं होता है, मैक्सिमम 7 से 8 लाइन का लिखना होता है। तो आपने इस तरह से सबको एलाबरेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद भी अगर किसी पात्र की कुछ चारित्रिक विशेषताएं रह जाती हैं तो हम सबको एलाबरेट करने में आंसर बड़ा बन जाएगा। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं,
वो जो भी पॉइंट्स बच गए हैं आपकी नज़र में और जो भी विशेषताएं बच गई हैं उनको हम सारी विशेषताओं को लास्ट की लाइन में एक बार समेटते हुए कि इसके अतिरिक्त वो ये था, इस तरह से करके हम सारे पॉइंट्स उसके समेट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका पहला प्रश्न है, इंजीनियर साहब किस बात पर गुस्सा हो रहे थे तथा क्यों। आपको लिखना है कि इंजीनियर साहब किस बात पे गुस्सा हो रहे थे कि जो उसने 50 पैसे की हेराफेरी की थी, वो लिखना है। आपको यहाँ पर उस घटना को शॉर्ट में लिखना है कि किस बात से नाराज हो रहे थे, और उसके बाद क्यों। क्योंकि उन्हें चोरी पकड़ में आ गई थी। ये हम अतिरिक्त प्रश्न में कर भी चुके हैं। फिर गलती की सजा के रूप में इंजीनियर साहब किसको कहाँ ले गए थे, क्यों ले गए थे, ये आपको ये बातें लिखनी है। सिपाही को रिश्वत देना इंजीनियर साहब के विषय में क्या प्रदर्शित करता है, उनका स्वयं का क्या आचरण था। क्या प्रदर्शित करता है कि वे क्रूर थे, निर्दयी थे, कठोर हृदय के थे। ये आप 2-3 चीज़ें लिख सकते हो कि ये जो है वो किस टाइप के व्यक्ति थे। और क्या प्रदर्शित करता है कि वे खुद गलती करते थे, खुद जो गलत काम खुद कर रहे थे वही गलत काम करने के लिए उन्हें जो है रसीला पर गुस्सा आ रहा था। और उनका स्वयं का आचरण कैसा था, वे खुद भ्रष्ट थे और बेईमान व्यक्ति थे और दूसरों से वे रिश्वत लेते थे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते का अर्थ क्या होता है, आपको बुक में नीचे दे भी रखा है कि इसका अर्थ होता है कि दुष्ट व्यक्ति बातों से नहीं मानता है। इसका आपको वाक्य में अपने हिसाब से प्रयोग करना है। साथ ही बताइए कि इस मुहावरे का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, यानी कि हमको बताना है कि इस मुहावरे का प्रयोग क्यों किया गया है। तो मुहावरे का प्रयोग क्यों किया गया है कि उसे लगता है कि जो है रसीला भ्रष्ट है, चोर है, तो उसको लगता है कि जब तक इसको मारेंगे पीटेंगे नहीं तब तक ये बात अपनी नहीं कबूलेगा। शायद उसके मन में ये भी हो कि पहले भी कभी चोरी करता रहा हो, या उसके मन में ये भी रहा हो कि ये पुलिस के सामने मुकर जाएगा, इसलिए वो कहता है कि उसको मार पीट के मनवा लेना। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। पहला प्रश्न है, फैसला क्या था, उसे किसने सुनाया था। तो फैसला क्या था कि रमजान को 6 महीने की सजा दी गई थी, और उसे किसने सुनाया था, उसे शेख सलीमुद्दीन ने सुनाया था। अब आपको सिर्फ इतना ही भर नहीं लिखना है, उसके पीछे आपको जो है उसकी शॉर्ट में घटना भी लिखनी पड़ेगी कि क्यों ये फैसला दिया गया था और क्या फैसला सुनाया गया था। अपराधी तथा रमजान का क्या संबंध था। अपराधी तथा रमजान, अपराधी अर्थात रसीला और रमजान दोनों घनिष्ठ मित्र थे। इसके बारे में आप 1-2 लाइन और भी लिखेंगे कि वे घनिष्ठ मित्र थे, दोनों एक दूसरे की सुख दुख की बातें समझते थे और आपस में बैठकर घंटों बातें करते रहते थे। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते थे। रमजान की आंखों में खून क्यों उतर आया। रमजान को पता था कि वो चोर नहीं था, रसीला चोर नहीं है। वो जानता था कि रसीला चोर नहीं है, आदतन मुजरिम नहीं है, वो सीधा सच्चा व्यक्ति है। और कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में पढ़कर, कुछ मजबूरी में पढ़कर ही उसने ये हेराफेरी की है। और वह यह भी जानता था कि खुद उसके मालिक और जगत सिंह भी बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं। इसीलिए उसे गुस्सा आया कि इतने बड़े रिश्वतखोर जो खुद बड़े बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं, वे सेफली बैठे हुए हैं, सुरक्षित बैठे हुए हैं, और जबकि एक सिर्फ 98 का चोर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी 98, और उसका चोर जो था उसको 6 महीने की सजा सुना दी गई। इसी बात को सुनकर उसे गुस्सा आया। रमजान ने दुनिया को क्या कहा तथा क्यों। तो रमजान ने दुनिया को क्या कहा था, अंधेर नगरी कहा था। क्यों कहा था, कारण बताएंगे। क्योंकि बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग बड़ी बड़ी चोरी करके भी बैठे रहते हैं और उन्हें कोई नहीं पकड़ता है क्योंकि उनकी चोरी साबित नहीं होती है। और रमजान का क्रोध क्या सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि वास्तव में समाज में बहुत बड़े जो चोर हैं, यानी कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। वे लोग अपने पदों का फ़ायदा उठाकर सुरक्षित बैठे रहते हैं, और जबकि एक छोटी सी चोरी, परिस्थितिवश छोटी सी चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है। उसके बाद है कि प्रस्तुत कहानी से मिलने वाली शिक्षा लिखिए। ये मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ
अब क्लास होती तो मैं आप लोगों को डिक्टेट कर देती, लेकिन यहाँ पर वीडियो में इतना सारा डिक्टेट करने में काफ़ी समय जाएगा। मैं आपको नोटबुक में दिखा रही हूँ, इसे आप और भी क्वेश्चन है आपको, अब मैं जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वे आपको सारे नोटबुक में लिखने हैं। तो वो पहला क्वेश्चन है कि रसीला का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये रसीला का चरित्र चित्रण मैंने बता दिया है। आपको और भी जो चरित्र चित्रण करने होंगे वो इसी तरह से करने होंगे। तो ये हो गया रसीला का चरित्र चित्रण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात अठन्नी की शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो बात अठन्नी की शीर्षक की सार्थकता, हमको ये बताना होता है, शीर्षक की सार्थकता में हमेशा ये बताना होता है कि वो शीर्षक सही है कि नहीं है। शीर्षक हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो या तो उसके प्रमुख पात्र से जुड़ा हो या उसकी किसी घटना से जुड़ा हुआ हो और वह पूरी कहानी को हमें स्पष्ट कर पा रहा हो। तो यहाँ पर भी जो है ये चीज़ बात अठन्नी की पे ही पूरी बात घूमती रही है कहानी की, इसलिए हमको उस बात को बताते हुए सिद्ध करना है कि ये शीर्षक सर्वथा सार्थक है। उसके बाद है, बात अठन्नी से मिलने वाली शिक्षा लिखिए। ये जो कि आपकी वर्कबुक में लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जरूर, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको उसे एज इट इज़ एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, लिखना आपको अपने शब्दों में ही है। ठीक है, तो ये है आपका उससे मिलने वाली शिक्षा। अब ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसको समझ के आप एग्ज़ाम में अपने शब्दों में लिखेंगे, वरना आप ऐसे का ऐसा लिखेंगे, पूरे सब लोग ऐसे लिख के आएंगे तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग काकी पाठ, जो अगला पाठ है काकी सियाराम गुप्त का, हम वो शुरू करेंगे।